क्लास और आज का टॉपिक है हमारे पास माईसीक्वल में लिमिट क्लॉज। और लिमिट क्लॉज हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज उसमें कुछ न्यू चीजें हैं वो हम देख लेते हैं कि लिमिट क्लॉज में किस तरीके से जो है वो बाकी फर्दर हम काम कर सकते हैं। तो लिमिट क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं, यानी हमें कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चाहिए तो वहां पर हम लिमिट क्लॉज का यूज करते हैं। लेकिन लिमिट क्लॉज में एक इशू ये है कि अगर हम जब उस पर लिमिट लगा देते हैं तो वो ऊपर टॉप के रिकॉर्ड्स लेकर आ रहा होता है। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जब हमने लिमिट का जो क्लॉज है वो यूज किया तो हमारे पास ऊपर टॉप के रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हुए। तो लिमिट की डेफिनेशन भी यही कहती है, द लिमिट क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। यानी अगर आप जो है वो अपनी क्वेरी में लिमिट क्लॉज का यूज करते हो तो वो आपके पास जितने आप उसकी लिमिट लगाते हो, क्या थ्री रिकॉर्ड्स चाहिए, 4 रिकॉर्ड्स चाहिए, 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो आपका उतने ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो आपको क्या कर रहा होता है, रिटर्न कर रहा होता है। तो माई स्क्वेल में आपके पास सिंटेक्स ये है, आप इस तरीके से जो है वो लिमिट का यूज करते हो। आप पहले पूरी क्वेरी लिखते हो, जो आपने लिखी, सिलेक्ट करो तमाम डेटा फ्रॉम कस्टमर के टेबल से, और उसके बाद आप लिमिट का क्लॉज लगाते हो एंड देन उसके बाद आपको कितनी रिकॉर्ड उसमें से चाहिए तो वो आप उसको बता रहे होते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अच्छा आप मान के चलो कि आपके पास अगर कंडीशन होती कि आप वेयर का क्लॉज भी यूज कर रहे होते तब आप लिमिट को कहाँ यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर और उसके बाद आप लगाते हैं वेयर लगाने के बाद जो भी आपने जो है कंडीशन देने के मान लो नेम जो है वो नेम जो है इक्वल्स टू जो है वो यहाँ पर हम इसकी नेम क्या कह रहे थे कि वेयर आईडी जो है वो बिटवीन जो है वो होनी चाहिए थी, या फिर हमारे पास कोई और कंडीशन होती। हम यहाँ पर वेयर का क्लॉज या फिर कंडीशन लिख के इस तरीके से मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल में। ठीक है, अभी हमारे पास चूंकि टेबल मौजूद नहीं है तो अभी हम कंडीशन नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पर। अगर मेरे पास यहाँ पर कंडीशन टेबल होता तो मैं इजीली कंडीशन आपको बना के दिखाता और मैं भी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो अगर मुझे वेयर का क्लॉज भी यूज करना है अपनी जो है वो लिमिट की क्लॉज के अंदर, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर और उसके बाद वेयर, और वेयर के बाद जो भी आपकी यहाँ पर कंडीशनल होगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, नहीं जरूरी नहीं है आप इसके साथ वेयर का क्लॉज लगाओ। अगर आपके पास कोई कंडीशन है तो आप वेयर का क्लॉज लगाओगे और उसके बाद फिर आप लिमिट को यहाँ पर डिफाइन करोगे कि यार मैंने लिमिट लगाई और लिमिट के बाद जो आपने बताया कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आपको चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर टेबल बना लेते हैं जल्दी से एक, और यहाँ पर मैं आता हूँ न्यू में और जल्दी से जो है हम यहाँ पर एक जो है टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें हमने जो है एक टेबल बनाया और टेबल बनाते हुए उसका टेबल का नाम रखा, आईडी ली, उसमें इंटीजर आईडी हमने इंटीजर रखी और उसके बाद प्राइमरी की डिफाइन करी और उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि हमारे पास जो आईडी है वो हर बार जो है वो ऑटोमेटिकली एक के बाद इंक्रीमेंट होता चले और हमारे पास हमेशा यूनिक वैल्यू उसमें आती चली जाए। फिर हमने रखा नेम, नेम नाम का एक कॉलम बनाया जिसकी डेटा टाइप हमने वाट्सएप रखी। फिर हमने डेजिग्नेशन नाम का जो एक कॉलम बनाया और हमने उस पर स्पेसिफिक वही वैल्यू हम चाहते हैं जो हम उसको प्रोवाइड करें। इसके अलावा कोई और वैल्यू जहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकता। तो हमने कौन सी डेटा टाइप को यूज किया, हमने इनम को यूज किया और उसके अंदर हमने बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास ये जो लोग हैं, ये डेजिग्नेशन जो है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। और इनम आपके पास किस तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल ड्रॉप डाउन की तरह वर्क करता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि इनम बनाने के बाद किस तरीके से आपका जो है वो स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। फिर हमने स्टेट्स ले लिया और स्टेट्स में हमने बता दिया कि हमारे पास ये जो है वो स्टेट्स मौजूद हैं। मैं गो पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो है टेबल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आते हैं, इसको पहले पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मेरे पास इंसर्ट और क्रिएट की क्वेरी मौजूद है और मैं सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ और मैं करता हूँ क्रिएट डेटाबेस और मैं नाम रख लेता हूँ इसका न्यू कोड के नाम से जो है वो हम इसका नाम रख लेते हैं न्यू कोड। ठीक है, और मैं गो पे क्लिक करता हूँ और तो यहाँ पर मेरे पास जो है मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं सीक्वल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी क्रिएट टेबल वाली जो क्वेरी है वो यहाँ पर मैं इंसर्ट पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको गो पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो माई सीक्वल के अंदर ये जो मैंने क्रिएट टेबल किया ये मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप ये देखो मेरे पास ये एम्प्लॉय डेटा का जो है वो टेबल यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद जो है मैं इसके स्ट्रक्चर पे आऊं तो आप यहाँ पर इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ऐसा ड्रॉप डाउन की तरह ही वर्क कर रहा है। आप देख रहे हो हमने जिस जैसी डेटा टाइप जो है वो इनम रखी है तो बिल्कुल हमारे पास वैसे ही शो हो रहा है जैसे हमारे पास एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट हम सिलेक्ट की मदद से क्रिएट कर रहे होते हैं अपने एचटीएमएल में। ठीक है, तो वापस आते हैं और सीक्वल में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो हम इंसर्ट की क्वेरी चला देते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डेटा, और ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास बने बनाए पहले से मौजूद थे और मैंने गो पे क्लिक किया। यहाँ पर आ गया इशू, क्या इशू आ गया, यहाँ पर आ गया सैलरी का इशू क्योंकि सैलरी नाम का कॉलम अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो मैं यहाँ से जल्दी से सारी सैलरी जो है वो रिमूव कर देता हूँ। नहीं,
तो यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट हो चुका तमाम डेटा और इसके क्वेरी को जो है वो रन होने में कितने सेकंड लगे 0.0071 सेकंड। मैंने आपको बताया था कि आप क्वेरी में मौजूद किसी स्पेसिफिक कॉलम को फास्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, इंडेक्सेस। इसकी वजह से आपकी क्या होता है, आपकी क्वेरी जो होती है वो फास्ट हो जाती है। अब मैं दोबारा से एम्प्लॉय डेटा पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखो मेरे पास यहाँ पर तमाम डेटा जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो अब वापस आते हैं एडिट पे और यहाँ पर हम जो है जो हमारा टॉपिक चल रहा था लिमिट का उसको जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लिमिट जो है वो वर्क कर रहा है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो एम्प्लॉय डेटा का मेरे पास टेबल है अभी मेरे पास उसमें जो है वो 7 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो मुझे सिर्फ 4 रिकॉर्ड लिखने 4 रिकॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा और मैंने यहाँ लिखा लिमिट और लिमिट के बाद मुझे 4 रिकॉर्ड देखने हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। अब अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखो मेरे पास वो तमाम 4 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जो मेरे पास टॉप पे मौजूद थे। ठीक है, मेरे पास वो तमाम रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जो मेरे पास टॉप पे मौजूद थे। सर हम लोग तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि सर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अगर 4 रिकॉर्ड नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ 4 के बाद से 5, 6, 7 रिकॉर्ड जो है वो मैं देख सकूँ। तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, पिछली क्लास के अंदर, कि वहां पर हम बिटवीन का भी यूटिलाइज कर सकते हैं और इनका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ऐसे कि यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करूँ और इस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या लिखूँ, वेयर, जिसकी आईडी जो है वो कहाँ से आता है, बिटवीन कहाँ से आता है वो 4 से लेकर एंड 6 तक। तो यहाँ पर क्योंकि बिटवीन हम यूज करते हैं रेंज के लिए, यानी इस रेंज से इस रेंज तक मौजूद जितने भी डेटा है वो मुझे लाके डिस्प्ले कर दो। तो मैं गो पे क्लिक करूंगा तो अब ये देखो 4, 5, 6 मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो चुका है। फिर मैं बस एडिट में जाता हूँ और अगर मैंने आपको एक और तरीका सिखाया था कि वेयर आईडी, हम ये भी लिख सकते हैं इन की मदद से क्या होता है, इन जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। तो एक या एक से सारे रिकॉर्ड को अगर आपको डेटा देखना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4, 5, 6। अगर आपके पास स्ट्रिंग भी होता आप यहाँ पर लिखते हैं वेयर नेम इन, जिसमें ये नाम मौजूद हो। जैसे आपने कहा असद मौजूद होता तो फैल मौजूद होता, समीर मौजूद होता, तो ये नाम का डेटा भी वो आपको डिस्प्ले करवा देता। तो इन यूज करते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डेटा को जो है ना वो एक साथ देखने के लिए, जबकि सिंगल इक्वल्स को हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक सिंगल रो को रिकॉर्ड को देखने के लिए। तो अगर मैं अभी भी इसमें क्लिक करूंगा आप देखो वही रिकॉर्ड मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है जो मेरे को बिटवीन से भी हो रहा था और जो मुझे इनसे भी हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे पास लिमिट में, क्या मेरे पास इस लिमिट में जो हमने लिमिट लगाई थी यहाँ पर लिमिट 4, क्या मेरे पास हमारे पास लिमिट में कोई ऐसा तरीकेकार मौजूद है कि जहां हम अपनी मर्जी से स्पेसिफिक रिकॉर्ड से स्पेसिफिक रिकॉर्ड का देख सकें। ठीक है, जी हाँ, आपके पास एक तरीका मौजूद है जिसकी मदद से आप देख सकते हो। यहाँ पर वो तरीकेकार क्या है, देखो सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स में क्या है, आपने लिखा है लिमिट और लिमिट के बाद जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है ऑफसेट और तीसरी वैल्यू जो आपके पास होती है वो होती है नंबर ऑफ रॉज। कितनी रॉज जो है ना वो आपने लिमिट लगा दी कि इतनी रॉज मुझे रिटर्न करो। ठीक है, तो ऑफसेट यहाँ पर क्या है, बेसिकली इस ऑफसेट को आप यूं समझ लो कि ये आपके पास ऑफसेट जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर हो गई बात, स्टार्टिंग पॉइंट की यहाँ से आप स्टार्ट करो और उसके बाद कितने रिकॉर्ड्स आपने देखने वो आप बता दें कि मुझे 3 रिकॉर्ड देखने, मुझे 4 रिकॉर्ड देखने, मुझे 5 रिकॉर्ड देखने, तो आपको उसी हिसाब से डिस्प्ले करवा देगा। एक और बात इसकी याद रखिएगा, ऑफसेट में यानी अगर आप 3 लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि 3 के बाद से यानी जो 4 रिकॉर्ड होगा वहां से आपको डिस्प्ले करवाना शुरू होगा, यानी जिस पे आपने लिखा है वो नहीं, उसके बाद से आपको डिस्प्ले करवाना शुरू होगा। तो आप इसका प्रैक्टिकल देखो, तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ लिखते हैं लिमिट और लिमिट से पहले मैंने आपको बताया इस नंबर ऑफ रिकॉर्ड से पहले मैं यहाँ पर आके लगा देता हूँ, मैंने लिख दिया कि मुझे जो है वो 3 की बात से दिखाओ, क्योंकि मुझे 4 से 6 तक देखने तो मैंने 3 लिखा, यानी 3 लिखा तो इट मींस वो कहाँ से कहाँ तक दिखाएगा 4 से लेकर 6 तक। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो कॉमा लगाया 3, 4 और यहाँ पर मैंने गो पे क्लिक किया। जब मैंने गो पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हो यहाँ से 3 को छोड़ के 4, 5, 6, 7 रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट में क्या बता रखा था कि मुझे कितने रिकॉर्ड शो हो, मुझे 4 रिकॉर्ड शो हो। ये इस ऑफसेट का मतलब क्या है कि आपके पास कहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप उसको कोई वैल्यू दे रहे हो तो इट मींस उसके अगले नंबर से वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और इसका मतलब ये है, दूसरी वैल्यू का मतलब ये है कि कितने रिकॉर्ड्स आपको जो है वो डिस्प्ले होंगे, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आपको रिटर्न होंगे, कहां पर इस रिजल्ट सेट के अंदर। पूरा आपके पास रिजल्ट सेट कहलाता है। जब आप क्वेरी को रन करते हो ना तो क्वेरी जो रन करने के बाद जो आउटपुट आपको देखती है वो रिजल्ट सेट कहलाता है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास एक डिलीट की कमांड है, हम डिलीट की कमांड भी चला के देख लेते हैं कि डिलीट कमांड जो है वो किस तरीके से चलाई जाती है। तो मैं एडिट में आ जाता हूँ और एडिट में आने के बाद वैसे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सीक्वल के अंदर डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो डिलीट, लेकिन आपको मैं इजीली बताता हूँ, आपको सिंपल को समझ लेना है किस तरीके से लिखना है। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर आपने डिलीट करना है तो आप किस तरीके से करोगे।
आप देखोगे डिलीट फ्रॉम, किस टेबल से आप डिलीट कर रहे हो? एम्प्लॉय डेटा से। अगर आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड की बात करो तो आप कैसे करोगे? आप देखो स्पेसिफिक रिकॉर्ड की बात जब की जा रही होगी तब हम वहाँ यूज करते हैं वेयर का क्लॉज। आपको पता है अगर मुझे किसी पहले बच्चे का रिकॉर्ड देखना है, दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड देखना है, किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, तो वहां पर मैं वेयर के जरिए उसकी आईडी स्पेसिफिक बताता हूँ, आईडी इक्वल्स टू 1, तो मुझे वो सिंगल रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप डिलीट करना चाहते हो तब भी आप वही सेम सिचुएशन यूज करोगे, बस आप सिलेक्ट की जगह डिलीट यूज करोगे। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, डिलीट कर दो एम्प्लॉय डेटा के टेबल से, वेयर जिसकी आईडी क्या हो, जो भी आप आईडी बताओगे उसकी आईडी क्या हो, मैं कह देता हूँ उसकी आईडी हो 7, ठीक है। और आप गो पे सिंपल क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस गो पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट। इससे पहले आपने कभी जो है ना वो अलर्ट नहीं देखा होगा कि लोकल होस्ट ने कभी आपको, जो जैम्प है उसने या फिर वीएचपी माई एडमिन है माइसीक्वल, उसने कभी आपको जो है वो इस तरीके से अलर्ट बॉक्स नहीं छूट गया। लेकिन जब आप कोई रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो तब आपके पास ये डिस्प्ले आता है। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है क्या ये जो आप क्वेरी आपने लिखी है कि आईडी 7 को, इसको क्या मैं एग्जीक्यूट कर दूं? वो आपसे एक बार फिर परमिशन ले रहा है। आप उसे ओके करके बता दो। तो उसने बताया कि 1 रॉ पे इफेक्ट हुआ, यानी 1 रॉ पे क्या इफेक्ट हुआ कि वो रॉ जो है वो आपके टेबल से उड़ा दी गई है। तो अगर मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करते आइटम और उसके बाद क्लिक करता हूं, बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट की कमांड चल जाती है। तो आप यहाँ पर देखो 7 नाम का जो रिकॉर्ड था वो मेरे पास अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये थी डिलीट की कमांड। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे इस टेबल में मौजूद जितने भी रिकॉर्ड्स, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, वो मुझे डिलीट की कमांड से उड़ा दें, क्या मैं उड़ा सकता हूँ? तो डिलीट की कमांड से उड़ा दें। अगर मैं सिंपल ये लिखूं डिलीट फ्रॉम, देखो यहाँ हम बात करें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की जब बात की जा रही होती है ना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड मींस ये आपके पास जो रिकॉर्ड शो हो रहा है, क्या आप इसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड बोलते हो? जब इनको डिलीट करने की बात की जा रही होती है ना, तो ये आप डिलीट से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो डिलीट फ्रॉम किस टेबल से? एम्प्लॉय डेटा। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा डिलीट करना है, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि डिलीट कर दो। वो भी क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखो 6 रॉज इफेक्ट हुई है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप ये देखो मेरे पास इस टेबल में कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिलीट, याद रखिए डिलीट क्या करता है, देखो डिलीट वर्क करता है, जो आपके पास डिलीट की कमांड है ना वो वर्क करती है आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड में अब उसमें सारे रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक कोई एक सिंगल रिकॉर्ड भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? अब हम दोबारा से डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेरी देखते हैं लिखी हुई है कि नहीं है। तो हमारे पास मौजूद है सैलरी नाम का कॉलम, हमारे पास नहीं था, हम यहाँ से दोबारा से रिमूव कर देते हैं। वो भी कमांड चलाते हैं, तो ये मेरे पास 7 की 7 रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट की जा चुकी है किस टेबल के अंदर? इस एम्प्लॉय डेटा के अंदर। अगर मैं क्लिक करूं तो आपको यहाँ पर मेरे पास जो है वो टेबल में जो है वो डिस्प्ले, जो मेरा डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे कि 8 9 10 11 12 13 14 आईडी क्यों आई? क्यों आई? 1 2 3 4 5 6 7 आईडी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे। और चूंकि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इस टेबल का, हमने टेबल ड्रॉप नहीं किया, हमने सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिमूव किया। तो चूंकि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इस टेबल के ऊपर पहले से मौजूद था, तो जो आईडी पहले रिमूव की जा चुकी है वो दोबारा यूटिलाइज नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारे पास जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ? 8 से स्टार्ट हुआ। क्लियर? अब यहाँ पर आते हैं एडिट पे, और एडिट पे आने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो मेरे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है, मैं इसमें चाहता हूँ कि ये जो समीर है, ये समीर स्टूडेंट, इसका डेजिग्नेशन में चेंज करके अकाउंटेंट से जो है वो मैं एचआर कर सकूँ। मैं इसका डेजिग्नेशन जो है वो अकाउंटेंट से चेंज कर एचआर कर सकूं। तो वहां पर मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? वहां पर मैं यूज करूंगा अपडेट की कमांड। तो अपडेट की कमांड कैसे लिखते हैं? यहाँ पर वैसे तो अगर आप सीक्वल पे जाओ किसी टेबल पे क्लिक करके तो आप डायरेक्टली अपडेट की कमांड इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से भी लिखना चाहो तो आप खुद से लिख सकते हो। मैं आपको इसी में बताता हूँ क्या करना है। अपडेट करो किस टेबल को? एम्प्लॉय डेटा को। अब जिन जिन चीजों को आपने अपडेट करना है, देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कर देता हूं, देखो मैं अभी फिलहाल जो है ना ये सारे आईडी मुझे नहीं करनी, जैसे एग्जांपल अभी आपको दिखा रहा हूं, आईडी नहीं करनी, नेम नहीं करना, ठीक है, मैंने स्टेट नहीं करनी, और मैंने सिर्फ क्या यहाँ पर अपडेट करना है? डेजिग्नेशन। तो मैंने डेजिग्नेशन को रिमूव करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? पहले क्या था इसका डेजिग्नेशन? नहीं, किस आईडी का? यहाँ पर देखो तो समीर 7 आईडी है, सही, समीर अब 7 आईडी नहीं रहा, समीर 8 आईडी हो चुका है। नहीं, समीर हमारे पास कौन सी आईडी है? समीर हमारे पास है 14 आईडी। ठीक है,
और अभी इसकी डेजिग्नेशन क्या है, अकाउंटेंट। मैं अकाउंटेंट से क्या करना चाहता हूँ, एचआर। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा वेयर आईडी जो है वो उसकी क्या है, 17 है, और अपडेट करो एम्प्लॉय डेटा सेट। डेजिग्नेशन क्या सेट कर दो कि इस आईडी का डेजिग्नेशन सेट कर दो, एक नया रख दो, क्या रख दो, एचआर कर दो। अच्छा याद रखिए क्योंकि इसमें इनम लगा था तो वही वैल्यूज जाएंगी जो उसमें ऑलरेडी मौजूद होंगी। अगर कोई और आप उसमें इंसर्ट करोगे तो वो इंसर्ट नहीं हो सकती। तो अगर मैं सिर्फ इसमें क्लिक करूं आईडी 17 के ऊपर, तो गो की कमांड चलाऊं, तो रिजल्ट देखिए क्या आता है। यहाँ पर मैंने गो पे क्लिक किया तो मुझे बता रहा है कि आपकी जो है वो 0 रॉस इफेक्टेड हुई, और एम्प्लॉय डेटा का जो है वो यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड डेजिग्नेशन जो है वो इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ चेक कर लेते हैं, 0 रॉस हुई, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा टेबल का। देख लेते हैं क्यों नहीं पड़ा। अच्छा क्योंकि आईडी 14 थी, हम क्या लिख के बैठे हैं, 17। तो यहाँ पर ये इशू है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 14 और मैं गो की कमांड पे क्लिक करता हूँ। एक रॉ पे इफेक्ट पड़ा है, तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करूं तो आप ये देख सकते हो 14 रिकॉर्ड जो कि सभी का था, जो कि पहले क्या था आपके पास अकाउंटेंट था, लेकिन अब वो क्या है, अच्छा। अगर मैं चाहता हूँ, अगर जस्ट मैं ये कहूँ आपसे कि मुझे जो है अभी फिलहाल सबका डेजिग्नेशन चेंज करके आईटी डेवलपर करना है सबका, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, क्या रिकॉर्ड लिखोगे। तो मैं करूंगा अपडेट करो इस एम्प्लॉय डेटा को, उनका डेजिग्नेशन चेंज करके आप आईडी डेवलपर कर दो। और इस बार मैं उसको आईडी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें सारे रिकॉर्ड जितने भी मेरे पास इस टेबल में रिकॉर्ड्स मौजूद है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, मैं चाहता हूँ तमाम के जो डेजिग्नेशन है वो चेंज होकर आईटी डेवलपर हो जाए। और अगर मैं गो पे क्लिक करूंगा, ये आपसे दोबारा पूछ रहा है डू यू वांट टू रियली एग्जीक्यूट अपडेट एम्प्लॉय सेट, क्योंकि अच्छा ये इसने क्यों पूछा, ये इसने आपसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप इस वक्त पूरे टेबल के ऊपर इफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं जब ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है 5 रोज इफेक्ट हुई है। 5 रोज क्यों इफेक्ट हुई, क्योंकि 2-3 के अंदर ऑलरेडी पहले से आईटी डेवलपर मौजूद था। अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 2 और 2 के अंदर मौजूद था, और पीछे कितनी बची आपके पास, ये आपके पास 5 बची, तभी आपकी 5 रॉज ही इफेक्ट हुई। यानी जिसमें पहले से मौजूद है वो रॉज इफेक्ट दोबारा से नहीं होती। और अगर मैं दोबारा से आपको इस टेबल को रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो सारे इस डेटा जो आपके पास टेबल मौजूद है उसमें सबका डेजिग्नेशन जो है वो आईटी डेवलपर हो चुका है। क्लियर। फिर हमारे पास एक और आती है एक कमांड जो कि आपकी टेबल पे वर्क करती है। देखिए एक कमांड हमने डिलीट की पढ़ी, ये डिलीट की कमांड और अपडेट की कमांड हमने पढ़ी। ये आपके पास किसी कमांड है, ये आपके पास आपके टेबल में मौजूद जो रिकॉर्ड होते हैं ना उसके लिए यूज की जाती है। ये आपके पास कमांड होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल की कमांड है। ठीक है, डीएमएल का मतलब क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, इंसर्ट करना, सिलेक्ट करवाना, रिट्रीव करवाना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो ये आपके पास क्या है, डीएमएल कमांड्स है। क्योंकि डीएमएल कमांड्स किस पे वर्क करती है, आपकी टेबल में मौजूद डेटा के ऊपर, जबकि आपके पास डीडीएल जो कमांड्स है वो आपकी टेबल के ऊपर वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम और हमारे पास डीडीएल कमांड के अंदर एक कमांड है ट्रंकेट। देखिए ट्रंकेट यहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटा। तो अगर मैं गो पे क्लिक करूं तो ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू एग्जीक्यूट ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय डेटा। ओके करते हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो है वो माई इसको रिटर्न एम्प्टी रिजल्ट सेट। एम्प्टी रिजल्ट सेट का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करूं तो क्या कह रहा है, एम्प्टी रिजल्ट सेट मतलब क्या है, क्योंकि इसने सारी रॉस को, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसलिए आपको जो है एक एम्प्टी रिजल्ट सेट प्रोवाइड हो रहा है। मैंने आपको बताया था जो क्वेरीज आपको रिजल्ट सेट, जो क्वेरी आपको आउटपुट रिटर्न करती है उसको रिजल्ट सेट ही बोला जाता है। क्लियर होगी बात। तो आपके पास जो डीएमएल, अच्छा आपने कहा, सोच रहे होगे कि यार जो ट्रंकेट है वो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही उड़ा रहा है और जो डिलीट है वो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही उड़ा रहा है, तो इनमें फर्क क्या है। फर्क इनमें सिर्फ ये है कि डिलीट जो है ना वो आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे वर्क कर रहा है, जबकि ट्रंकेट की जो कमांड है वो कंप्लीटली पूरे टेबल के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, टेबल के ऊपर इफेक्ट करती है, ना कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है आप उसके बात करो उस पर वर्क नहीं करती। जबकि आपके पास डिलीट की जो कमांड है वो किसी स्पेसिफिक रॉ के लिए भी वर्क कर रही होती है। क्या ट्रंकेट से मैं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को उड़ा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये डीडीएल की कमांड है, ये पूरे टेबल के ऊपर वर्क कर रही है। क्लियर। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमारे के बाद जो है वो अपना टेबल जो है वो एक बार सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैंने कोई टेबल को रिमूव नहीं किया है तो अभी अगला कोई अगर रिकॉर्ड में यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, क्योंकि आईडी 14 पहले से इंसर्ट की जा चुकी है, तो अगला जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो 15 पे होगा।
तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो आईडी है वो ऑटो रीसेट हो जाए, मतलब दोबारा से जो है ना वो 1 से स्टार्ट हो जाए, ताकि बाद में जो है कोई इश्यूज़ ना हो। मैं एकदम पूरा टेबल फ्रेश कर दिया, मैं चाहता हूँ दोबारा से जो है ना वो आईडी भी जो है वो रिफ्रेश होके 1 से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, हम यूज़ करते हैं अल्टर की कमांड। अल्टर की कमांड यूज़ की जाती है मॉडिफिकेशन के लिए। आप टेबल में चेंजेस करना चाह रहे हो, आप डेटाबेस में चेंजेस करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो, अल्टर की कमांड यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पर अल्टर की कमांड लिखता हूँ, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय डेटा। हम जो है वो ये जो आइडेंटिटी हम यूज करते थे 1 2 3 4 5 6, हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट कहते हैं हमारे स्कूल में। तो ऑटो इंक्रीमेंट, सॉरी, इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू दोबारा से 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अल्टर करो टेबल, कौन सा टेबल, एम्प्लॉय डेटा का टेबल, और उसकी जो आईडी है वो स्टार्ट करो वेयर आईडी, नहीं, एम्प्लॉय टेबल ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1। गो पे क्लिक करते हैं और ये क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। और दोबारा से यहाँ आते हैं एम्प्लॉय डेटा में और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो सीक्वल में आते जल्दी से एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आईडी हमें चाहिए ही नहीं, स्टेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, नेम डेजिग्नेशन वगैरह आ गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेम, लिख लेते हैं यहाँ पर असद। हमने कैसे आपका रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। डेजिग्नेशन हम कह देते हैं एचआर, और यहाँ पर हम स्टेट दे देते हैं इसको एक कराची, ठीक है। और अगर अब मैं इसको गो की कमांड चलाता हूँ तो ये मेरे पास 1 रॉ इंसर्टेड, और आपको ये बता भी रहा है कि आपके पास जो आईडी आई है वो क्या आई है, 1। देखते हैं एम्प्लॉय डेटा पे क्लिक करके क्या ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी आईडी वापस से रीस्टार्ट हो गई, कहाँ से, 1 से। तो आप क्वेरी को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अल्टर टेबल, टेबल का नाम जो भी आपके टेबल का नाम है, उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट, और उसके बाद आप जहां से उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो आप वो नंबर उसको दे दो, वहां से वापस से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक और टॉपिक मौजूद है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के नाम से है, जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा था, ठीक है। जो कि बेसिकली एक पैटर्न के लिए होता है। अब पैटर्न से मुराद क्या है कि यार मैं एक पैटर्न प्रोवाइड कर दूं, मैं उसको ये कहूं कि मेरे पास ये टेबल मौजूद है और मैं इसमें चाहता हूं कि यार मेरे पास इस कुछ पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी मैं एक पैटर्न प्रोवाइड कर दूं कि यार असद डॉट अली या फिर असद अली, या कुछ ऐसे नाम जो कि ए से स्टार्ट हो, और कुछ ऐसे नाम हो गए जो जिनका ए बी से एंड हो रहा है, या मैं कुछ चॉइसेस दे दूं, मल्टीपल चॉइसेस दे दूं। मैं चाहता हूं इस तरीके से सर्च करूं। जस्ट लाइक एग्जांपल के यार, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ करूं और कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पर अगर मैं कोई चीज को सर्च करता हूँ, अगर मैं ए भी लिखता हूँ तो आप यहाँ पर देखना काफी सारी जगह जो है ना वो हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई डी लिखता हूँ या कोई भी वर्ड लिखता हूँ तो आप ये देखो काफी जगह देखो, काफी के सेंटेंस में वो बीच में भी आ रहा है, किसी के जो है वो लास्ट में भी आ रहा है, किसी में जो है वो स्टार्ट में भी आ रहा है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हम एक पैटर्न बनाया हुआ है इन्होंने एक सर्च के अंदर, तो जिसपे वो डेटा को जो है वो सर्च कर रहे होते हैं, और उस सर्च के मुताबिक जो है वो आपको उसके बिहाफ पे वो आपको रिकॉर्ड ला कर दे रहा होता है। तो ये रेज एक्सपी आपके पास एक कमांड है आपके पास माई सीक्वल के अंदर, कि जिसके इस्तेमाल से आप जो है वो अपना खुद का बनाया हुआ पैटर्न जो है वो दे सकते हो। लास्ट में आपने लाइक पढ़ा था, जिसके जरिए क्या कर रहे थे कि हमें जो है वो हमने एक पैटर्न बना के दे दिया लाइक के थ्रू कि हमें इस पैटर्न के मुताबिक डेटा चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन भी है, जहाँ पर आप एक जो आपको प्रोवाइड करता है एक पावरफुल फ्लेक्सिबल पैटर्न मैच, जहाँ पर आप एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने डेटाबेस, अपनी क्वेरी के अंदर, और उसी के बिहाफ पे जो है वो आप उसके रिजल्ट्स भी देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स मौजूद है, कुछ सिंबल्स मौजूद है कि जिनको इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, जैसे कि हम इसकी आपके पास कहलाता है कैरेट, और आपने ये जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा होगा कि कैरेट का सिंबल है, हमने वहां पर भी रेगुलर एक्सप्रेशन में जो है वो टॉपिक पढ़ा था। तो वहां पर हमने इसको तब भी वहां पर ये पढ़ा था कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट किससे होगा, यानी अगर जिस भी अल्फाबेट या नंबर्स के पीछे अगर कैरेट लगा हुआ है, इट मींस आपके पास स्टार्टिंग कहां से हो रही होगी, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। यानी उसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है ऐसे, कैरेट लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है ए, इसका मतलब है स्टार्ट्स विथ ए, यानी जो पहला वर्ड होगा उसका स्टार्ट किससे होगा, ए से होगा। यानी इसके बाद अगर आप कोई भी अल्फाबेट लिख देते हो या डिजिट लिख देते हो, इसका मतलब ये है कि उस अल्फाबेट के नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा। और अगर किसी चीज के पीछे किसी अल्फाबेट या किसी वर्ड के पीछे डॉलर लगा हुआ है, मतलब ऐसे इस तरीके से सच, और यहाँ पर लगा हुआ है डॉलर, तो इसका मतलब ये होगा कि एंड विद ये रिप्रेजेंट करता है एंड को, और कैरेट रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट को, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये स्क्वायर ब्रेसेस। इसका मतलब ये है कि ए बी सी, यानी इस स्क्वायर ब्रेसेस में मौजूद ए करेक्टर है या बी करेक्टर है। करेक्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक सिंगल अल्फाबेट एक करेक्टर है।
तो चाहे ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैंने बता दी तो उसका मतलब ये है कि सर्च में अगर उसे ए से रिकॉर्ड मिले तो भी लेकर आए, बी से रिकॉर्ड मिले तो भी लेकर आए, सी से रिकॉर्ड मिले तो भी लेकर आए। यानी तीनों में जो है ना आपके पास जो है कोई एक कैरेक्टर जो है वो आपके पास सर्च हो सकता है, या दो कैरेक्टर सर्च हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी कैरेक्टर सर्च करके आपको रिजल्ट लाके दिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है ए टू जेड। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसमें आगे कैरेट, यानी इसका मतलब ये है कि जो आप दे रहे हो ए बी सी, इसको छोड़कर जितने भी आपके पास अल्फाबेट से मुताबिक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स आपको लाके आपके स्क्रीन पे रिजल्ट सेट में डिस्प्ले करवा देगा। फिर आपके पास आता है ये ए टू जेड। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मैच करो अपर केस कैरेक्टर वाले जो आपके पास सेंटेंस तो जो इसमें आपके टेबल्स के अंदर फाइंड आउट हुए थे उनका रिकॉर्ड आपको लाके दिखा देगा। फिर लोअर केस वाले के आपने स्मॉल ए से जेड तक सर्च करो कि भाई ए से जेड तक, ए से जेड तक नहीं, यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी कैरेक्टर मौजूद है इनमें से अगर कोई भी रिकॉर्ड मिलता है तो वो आपको लाके डिस्प्ले करा देगा। फिर अगर आप डिजिट सर्च करते हो तो आप इस तरीके से 0 से 9 तक कोई भी अगर डिजिट मौजूद हो तो इसमें आपको जो है वो लाके दिखा दे। फिर आपके पास ये आता है सिंबल, ये जो आपके पास ये दिख रहा है इसे पाई कहते हैं। ये आपके पास एंटर से ऊपर आपको मिल जाएगा, इसे पाई बोला जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है और, मतलब P1 मिल जाए, मतलब मान के चलो आपके पास 3 रिकॉर्ड, मैंने लिख दिया असद, अली और एबीसी। इसका मतलब ये असद मिल रहा है तो असद वाला रिकॉर्ड लिया, अली मिल रहा है तो अली वाला रिकॉर्ड लिया, और एबीसी मिल रहा है तो एबीसी वाला रिकॉर्ड लिया। तीनों में से आपके पास चॉइसेस है। चॉइसेस को मल्टीपल चॉइस वाला सिंपल आप समझ लो कि क्वेश्चन है जहां पर एक पैटर्न है कि जिसमें से कोई भी चॉइस अगर कोई भी रिजल्ट उसको मैच कर जाता है तो वो मुझे वहां पर रिजल्ट लाके दिखा देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग से, देखिए वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेरी मौजूद है, जस्ट एक सिंपल सी कि सिलेक्ट नेम, उसने नेम को उठाया फ्रॉम किस टेबल से? इस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, वेयर जिसका नाम, और उसके बाद आप लिखो रेगुलर एक्सप्रेशन आप इस तरीके से बताते हो, और उसके बाद आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अपना पैटर्न बना रहे होते हो। तो कैरेट का मतलब क्या था? स्टार्ट विद। स्टार्ट विद का मतलब क्या है? इसने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है? जो भी नाम जो है वो ऐसे से स्टार्ट हो रहे हैं वो तमाम नाम आपको यहाँ पर दिखा दे। ठीक है, तो मैं वापस से जो है वो अपने टेबल में डेटा इंसर्ट कर देता हूँ ताकि जो है हम उसको दोबारा से आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड जो है वो अपना इंसर्ट कर लेते हैं, और मैं वो भी कमांड चलाता हूँ तो मेरे पास 6 रॉस इंसर्ट की जा चुकी हैं। और मैं एम्प्लॉय डेटा पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर 2 से रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ, 2 से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि 1 पे मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका था, तो मैंने वो डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्ड डाले, तो इसलिए वो 2 से स्टार्ट हुआ। मैं वापस से अल्टर करना भूल गया था। ठीक है, तो आप उसे अल्टर कर लेना। तो अभी हमने पढ़ा कि स्टार्ट विद यानी कैरेट का सिंबल किस तरीके से यूज किया था। तो आते हैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वेयर, जहां पर नेम जो है, नेम नामी जो कॉलम है हमारा, वेयर नेम रेज एक्सपी, हमारे पास एक रेज एक्सपी देखो हमारे पास आ रहा है। हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो पैटर्न हम बनाते हैं। तो किससे स्टार्ट हो? स्टार्ट विद, बताओ कोई वर्ड हम इससे स्टार्ट करें, इसके लास्ट में स्टार्ट इससे हो रहा हो। हाँ, इसे कैरेट बोलते हैं। कैरेट के बाद मुझे बताओ एक ऐसा नाम बताओ, मतलब आप चाहते हो कि पैटर्न ढूंढना कि यार मैं चाहता हूँ ये इस वर्ड से जो है ना मुझे स्टार्ट वाले जितने भी नाम है वो सारे दिखा दे, तो क्या लिखूं? तो ये बताओ एएस, मतलब इस एएस से अगर आपको एएस से मतलब सिलेक्ट करो तमाम डेटा किधर? इस एम्प्लॉय डेटा के टेबल से, वेयर जहां ये नेम वाले कॉलम में रेगुलर एक्सप्रेशन हमने क्या लगाई? इस पैटर्न दिया है। पैटर्न चेक करो कि स्टार्ट हो रहा हो किससे? एएस से, यानी स्टार्ट विद एएस। अगर एएस से कोई नेम स्टार्ट हो रहा है तो जो भी नाम है वो आप हमें डिस्प्ले करवा दो। तो वो पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है जो एएस से स्टार्ट हो रहा था, बाकी कोई नाम नहीं है। अगर मैं सिर्फ ए लिख दूं कि स्टार्ट विद ओनली ए, ठीक है, तो मैं अगर वो पे क्लिक करूं तो यहाँ पर ये देखो मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स मिल चुके हैं। असद भी आ रहा है, एडी भी आ रहा है, अंसर भी आ रहा है, अनीश भी आ रहा है। ये वो तमाम स्टूडेंट है कि जिनके नाम किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। ठीक है, तो आपको कैरेट मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं वापस अपनी फाइल पे। तो हमारे पास नीचे एक और हमारे पास मौजूद है यहाँ पर एंड्स में। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है कि देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यार सिलेक्ट करो नाम फ्रॉम इस टेबल से, वेयर जिसके नाम में रेगुलर एक्सप्रेशन लगाए और डॉलर रिप्रेजेंट करता है किसको? एंड्स पे। तो इसमें क्या लिख दिया इससे पहले ऑन, इसका मतलब ये है कि किसी नाम के अंदर लास्ट में अगर ऑन आ रहा है एंड यानी उसके नाम का जो वर्ड है वो ऑन पे खत्म हो रहा है तो वो तमाम रिकॉर्ड मुझे आप लाके डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्वेरी में चेंज करता हूँ, और क्या लास्ट में क्या सर्च करें बताओ? एलआई। अगर किसी के नाम में आखिर में एलआई हो तो मुझे जो है वो तमाम रिकॉर्ड दिखा दो। मैंने लिखा एलआई और यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉलर। अब डॉलर का मतलब क्या है? एंड, यानी जिसका नाम एलआई पे खत्म हो रहा हो। ठीक है, मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखते हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा में क्या रिकॉर्ड मौजूद है। तो मेरे पास ऐसा कोई नाम है ही नहीं जिसका लास्ट में एल आई आ रहा हो।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ नाम देते हैं जिसमें आई वाई सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं दोबारा से पैटर्न बनाता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ आई वाई, यानी एक ऐसा नाम जिसके लास्ट में आई वाई आ रहा हो, वो तमाम रिकॉर्ड मुझे लाके दिखा दो। मैंने गो पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हो आई वाई से एक ही नाम का एडी नाम था हमारे पास, हमारे टेबल में मौजूद जितना भी डेटा था उसमें एक ही नाम था, तो वही रिकॉर्ड हमारे पास हमारे रिजल्ट सेट में डिस्प्ले हो गया। तो कैरेट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट में, यानी आपने अगर आपको बता दिया कि यार ए से स्टार्ट हो या बी से स्टार्ट हो, उसका मतलब अब आपको वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। और डॉलर का मतलब है एंड में, यानी आपका जो भी आप जिस भी कॉलम के ऊपर लगा रहे हो वो कॉलम में जो भी रिकॉर्ड मौजूद है वो इस जो आपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए उस पे एंड हो रहा हो। क्लियर? आगे आते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिव ऑल द टाइटल कंटेनिंग डॉट कॉम, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा सिलेक्ट करो टाइटल फ्रॉम मूवीज टेबल, एक टेबल का नाम है वेयर टाइटल, जहाँ पर जिसका टाइटल जो है रेगुलर एक्सप्रेशन और टेबल में क्या आ रहा हो कॉम, कॉम के बाद जो है वो कुछ भी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो कॉम आना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर अपने टेबल में वापस आता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आप देखो मल्टीपल रिकॉर्ड मौजूद है आईटी डेवलपर, तो ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं कंडीशन बना रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाता हूँ वेयर डेजिग्नेशन, जो इसका डेजिग्नेशन है इसको रिमूव करते हैं, वेयर डेजिग्नेशन रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बनाई, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ कि आईटी, आईटी लिखने के बाद मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। इसके बाद मैंने क्या किया, अब अगर इसको मैं सर्च करूं तो आप यहाँ पर देखो मेरे पास वो तमाम आईटी डेवलपर मौजूद हो गए आ गए। आईटी के इसका मतलब क्या है कि आईटी के बाद यहाँ पर एक कोई एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि सेंटेंस आईटी के बाद आईटीएस पे खत्म हो रहा हो, आईटीज, या हो सकता है इस आईटी के बाद कोई और भी वर्ड उसके ऊपर लिखे हुए, कोई और भी पूरा वर्ड वो मिलके बना हो, तो उसमें जितना भी मौजूद है बस आईटी होना जरूरी है, उसके बाद जितना भी आपके पास कैरेक्टर उसमें मौजूद है वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड मुझे लाकर डिस्प्ले कर दो। क्लियर? उसके बाद आपके पास आता है ये आपके पास पाई का सिंबल, कि यहाँ पर कुछ आपके पास इस तरीके से देखो पाई को उन्होंने यूज किया है, इसमें कहा कि बीई भी आ रहा है और एई भी आ रहा है, ऐसे नाम दिखाओ, ऐसे नाम दिखाओ कि जिसमें बीई भी आ रहा हो और एई भी आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी सर्च कर लेते हैं, इस तरीके से आते हैं, एडिट पे आते हैं और एडिट में आने के बाद जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें एक ऐसे मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेजिग्नेशन को हटा के हम क्या कर लेते हैं नेम, सिलेक्ट करो वो तमाम डेटा जो कि एम्प्लॉय टेबल में मौजूद है जिसके कॉलम नेम कॉलम के ऊपर हमने एक पैटर्न लगा रखा है, अब वो पैटर्न हम बना लेते हैं। अब वो पैटर्न हम क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं कि हम दे देते हैं जिसके नाम में एस ए आ रहा हो और एन आई आ रहा हो। ठीक है, जिसके नाम में एस ए आ रहा हो या एन आई आ रहा हो, मैंने आपको बताया था हम और के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाई सिंबल का यूज कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ एस ए आ रहा हो या और क्या आ रहा हो एन आई आ रहा हो, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड मुझे लाकर डिस्प्ले कर दो। तो आप यहाँ पर देखो ये रिजल्ट नहीं लाया, क्यों नहीं लाया देख लेते हैं, तो दोबारा से एडिट में जाते हैं, एडिट में आकर चेक करते हैं, यहाँ पर मैंने शायद स्पेस दे दी, दैट्स व्हाई रिजल्ट नहीं आया। गो पे क्लिक करते हैं तो ये देखो आप स्पेस काउंट हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है, तभी वो रिजल्ट मेरे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखो एस ए से हमारे पास यहाँ पर नेम में जो है वो असद आ रहा है और एस ए में यहाँ पर अंसर भी रिकॉर्ड में आ रहा है, और एनआई में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनीश का जो रिकॉर्ड है वो एनआई उसके नाम के अंदर आ रहा है। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन मार्क देख लिया, हमने पाई कैरेक्टर देख लिया, हमने कैरेट देख लिया, हमने डॉलर देख लिया। अब आते हैं एक और, हमारे पास हमने एक पढ़ा था कि यार हमारे पास एक होता है स्क्वायर ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखा हो ए बी सी, तो इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका, तो इसमें कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर हमारे पास मौजूद है, ए से भी कोई नाम हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से, वो तमाम के तमाम जो है वो अगर रिकॉर्ड डिस्प्ले मिल रहा है आपको तो वो लाके हमें दिखा दो। वो भी क्लिक किया तो अब यहाँ देखो ए से भी मिल रहा था, अब सारे नाम ए से ही थे, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गया, देखो ए सब में मौजूद था, ए नहीं था तो बी था, बी नहीं था तो सी होगा, आप देखो कुछ ना कुछ जो है वो मौजूद था, इसीलिए मेरे पास वहां पर सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, ये देखो एस में मौजूद था, अब कोई ऐसा वर्ड एस में लिखूं, अभी मेरे पास कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए थे, यहाँ पर अभी हम देखें कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं 7। अगर मैं लिखूं जेड, ए बी और जेड, क्या जेड नाम से कोई रिकॉर्ड मौजूद है? अगर मैं ए हटा दूं, बी और जेड का चेक करते हैं कितने रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास बी और जेड से कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, देख लेते हैं, क्या बी आ रहा है किसी नाम में, देखो जेड आ रहा है, तो यानी हमारे पास अगर कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर मैच होता है तो वो उसमें हमें रिकॉर्ड लाके दिखा देगा। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर यही मैं बी जेड से पहले कैरेट लगा दूं तो क्या होगा, यानी बी जेड ना हो वो तमाम मुझे डिस्प्ले कर दो।
जिसमें बी जेड नहीं हो, आई रिपीट, जिसमें बी जेड कैरेक्टर नहीं हो, जिस नेम के अंदर, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स मुझे लाकर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो मे बी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो आज हम जितने भी टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस क्लास को, तब के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।